क्या आपने कभी सोचा है कि अति हर चीज की बुरी क्यों होती है, खासकर जब बात हमारे अपने शरीर की हो? आज हम इसी अति की कहानी में एक गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। नमस्कारम, हम व्योम वैद्या आपका संहिता ट्रिक्स चैनल पर स्वागत करते हैं। चलिए, हमारी अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11 की यात्रा और इसका सुश्रुत संहिता के साथ तुलनात्मक अध्ययन शुरू करते हैं। आज हम समझेंगे कि जब शरीर के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मतलब धातु, और जो शरीर के मल हैं, वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो शरीर हमें क्या संकेत देता है। बिल्कुल, ये एक संतुलन का विज्ञान है। हम अक्सर कमी के बारे में तो बात करते हैं, पर वृद्धि मतलब किसी चीज का जरूरत से ज्यादा हो जाना, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सही बात है। तो चलिए इस कहानी को शरीर के सबसे पहले और सबसे मूलभूत धातु यानी रस धातु से शुरू करते हैं। जब ये पोषक द्रव जरूरत से ज्यादा हो जाए तो क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आचार्य वाग्भट इसे बहुत ही सरलता से समझाते हैं। वे कहते हैं रसोपी श्लेष्मवत। श्लेष्मवत मतलब कफ जैसा। बिल्कुल, मतलब रस धातु के बढ़ने के लक्षण ठीक वैसे ही होते हैं जैसे शरीर में कफ दोष के बढ़ने पर आप कह सकते हैं कि शरीर में एक भारीपन, एक सुस्ती, आलस जैसा महसूस होना। हाँ। लेकिन आचार्य सुश्रुत इसमें कुछ और भी जोड़ते हैं। उनका दृष्टिकोण थोड़ा और स्पेसिफिक है। अच्छा, क्या कहते हैं वो? हाँ, वो दो बहुत ही सटीक लक्षण बताते हैं। वो कहते हैं रसोवती वृद्धो हृद्योत्क्लेदम प्रसेकम चापादयाति। हृद्योत्क्लेद? हाँ, हृद्योत्क्लेद, जिसका मतलब है जी मिचलाना या मितली आना, और दूसरा है प्रसेक। प्रसेक यानी मुंह में बार बार और ज्यादा लार आना। एग्जैक्टली। तो इसे समझने के लिए आप सोच सकती हैं कि शरीर एक बर्तन है और रस धातु उसमें भरा हुआ तरल है। सही। और जब यह बर्तन छलकने लगता है तो वही ओवरफ्लो की स्थिति मितली पैदा करती है और अतिरिक्त द्रव प्रसेक के रूप में बाहर आता है। वाह, बहुत ही सुंदर उपमा है। और जब ये पोषक रस रक्त धातु का पोषण करता है तो सोचिए, अगर रस ही जरूरत से ज्यादा है तो रक्त का क्या हाल होगा? यहीं से कहानी और भी गंभीर हो जाती है। सही बात है। तो जब रक्त धातु की वृद्धि होती है तब क्या होता है? वाग्भट का श्लोक तो बीमारियों की एक बहुत लंबी सूची देता है। हाँ, वो सूची सच में चौंकाने वाली है। वाग्भट कहते हैं रक्तम विसर्प प्लीहा विद्रधीन कुष्ठ वातास्र पित्तास्र गुल्मोपकुशामलः। विसर्प प्लीहा विद्रधि। हाँ, विसर्प यानी त्वचा पर फैलने वाला संक्रमण, प्लीहा मतलब स्प्लीन का बढ़ जाना, विद्रधि यानी फोड़ा, और कुष्ठ वातारक्त रक्त पित्त गुल्म, ये सब बहुत गंभीर रोग हैं। एक मिनट, ये तो स्किन डिजीजेस से लेकर अंदरूनी अंगों के बढ़ने और मतलब ट्यूमर तक की बात हो गई। इन सब में कोई कॉमन थ्रेड है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ऐसा क्यों है कि सिर्फ खून के बढ़ जाने से इतने अलग अलग तरह के रोग हो जाते हैं? इसका मूल सिद्धांत ये है कि बढ़ा हुआ रक्त वो पूरे शरीर में एक तरह की गर्मी और सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन की स्थिति पैदा कर देता है। अच्छा। और ये शरीर को एक ऐसी उपजाऊ जमीन बना देता है जहां अलग अलग बीमारियों के बीच वो आसानी से पनप सकते हैं। वाह, ये तो एक ज्वालामुखी की तरह हुआ जिसके अंदर लावा खौल रहा है और वो कहीं से भी फूटकर बीमारियों के रूप में बह सकता है। बिल्कुल। पर ये तो अंदरूनी लक्षण हुए, क्या इसके कोई बाहरी संकेत भी हैं जिन्हें हम देख सकते हैं? निश्चित रूप से। वाग्भट के श्लोक का अगला हिस्सा इसी पर तो केंद्रित है। व्यंगाग्निनाश सम्मोह रक्तत्वंग नेत्रमूत्रता। व्यंग अग्निनाश? हाँ, इसके अनुसार चेहरे पर काले धब्बे यानी व्यंग, पाचन शक्ति यानी अग्नि का नाश, सम्मोह मतलब चेतना में कमी या मूर्छा, और सबसे स्पष्ट लक्षण त्वचा, आंखें और मूत्र का रंग भी लाल हो जाता है। सही। तो शरीर मानो एक लाल आईने की तरह हो जाता है। और जहां तक मुझे याद है, सुश्रुत इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण लक्षण जोड़ते हैं। हाँ, सुश्रुत का क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन कमाल का है। वे कहते हैं रक्तम रक्तांगाक्षिताम शिरापूर्णत्वम च। शिरापूर्णत्वम? हाँ, इसमें आखिरी शब्द शिरापूर्णत्वम बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि नसें खून से पूरी तरह भरकर त्वचा की सतह पर उभरी हुई और तनी हुई दिखने लगती हैं। अच्छा, जैसे एक लाल गुब्बारे में बहुत ज्यादा हवा भर दी हो। बिल्कुल, ठीक वैसे ही। चलिए, अब रक्त के बाद उस धातु की बात करते हैं जिसका वो पोषण करता है, मांस धातु। हाँ, जब मांसपेशियों के ऊतक जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगे तब क्या होता है? मांस वृद्धि को वाग्भट ने शरीर में होने वाली अनचाही ग्रोथ से जोड़ा है। वो कहते हैं मांसम गंडार्भुत ग्रंथि गंडोरुदर वृद्धिधा कंठादिश्व अधिमानसम च। गंड अर्बुद ग्रंथि
ये सब तो गांठों और ट्यूमर के नाम लग रहे हैं। जी, ये अलग अलग तरह की गांठों के लिए ही हैं। और साथ ही वे अधिमांस की बात करते हैं, मतलब मांस के ऊपर और मांस का चढ़ जाना। और सुश्रुत, वो शरीर के आकार में होने वाले बदलाव पर ज्यादा ध्यान देते हैं ना? जी, सुश्रुत कहते हैं कि स्फिक यानी नितंब, होंठ, जांघ और बाहों का आकार बढ़ जाता है और पूरे शरीर में गुरुगात्रता मतलब भारीपन आ जाता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका शायद एक मूर्तिकार का उदाहरण है। हाँ, सोचिए एक मूर्तिकार मूर्ति बना चुका है, पर वो उस पर और मिट्टी चढ़ाता जा रहा है। तो मूर्ति का मूलाकार बिगड़ जाएगा और उस पर गांठों जैसे उभार बन जाएंगे। यही हमारे शरीर में होता है। इन तीनों शब्दों को याद रखने के लिए दंड, अर्बुद, ग्रंथि, GAG। हाँ, ये अच्छा तरीका है। मांस के बाद अगली धातु है मेद यानी वसा ऊतक। इसकी वृद्धि के लक्षण तो आज के समाज में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। हाँ, ये विषय तो बहुत ही रेलेवेंट है। वाग्भट इसके बारे में क्या कहते हैं? वाग्भट कहते हैं तद्वन मेदस तथा श्रमम अल्पेपि चेष्टिते श्वासम स्फिक्स स्तनोदर लंबनम। मतलब मेद वृद्धि के लक्षण मांस वृद्धि जैसे ही हैं, पर कुछ खास लक्षण भी हैं। सही, जैसे श्रम यानी बिना मेहनत के भी थकान महसूस होना, अल्पेपि चेष्टिते श्वासम मतलब थोड़ा सा काम करने पर भी सांस फूलना, और स्फिक्स स्तनोदर लंबनम यानी नितंब, स्तन और पेट का ढीला होकर लटक जाना। बिल्कुल, ये तो हूबहू वैसा ही है जिसे आज की चिकित्सा मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लक्षणों में गिनती है। हाँ, और सुश्रुत इसमें दो और लक्षण जोड़ते हैं, कास यानी खांसी क्योंकि बढ़े हुए मेद से फेफड़ों पर दबाव पड़ता है, और दौर्गंध्या यानी शरीर से एक खास तरह की दुर्गंध आना क्योंकि मेटाबॉलिज्म ठीक से काम नहीं कर रहा होता। इसकी कल्पना एक पिघलती हुई मोमबत्ती से कर सकते हैं, उसका मोम हर तरफ बहकर शरीर के अंगों के लटकने जैसा। बहुत अच्छा विजुअल है। अब शरीर के सबसे मजबूत ढांचे पर आते हैं, यानी अस्थि धातु पर। हड्डी तो ठोस होती है, उसकी वृद्धि वो कैसे हो सकती है? ये एक दिलचस्प सवाल है। यहाँ वृद्धि का मतलब हड्डी का लंबा होना नहीं है, बल्कि हड्डी के ऊपर हड्डी का उगना है। अच्छा, इस पर फरवट और सुश्रुत दोनों एक मत हैं। उनका श्लोक है अस्थियध्यस्थ्यदिदंतांश्च। अध्यस्थि और अधिदंत। हाँ, अध्यस्थि यानी हड्डी के ऊपर एक और हड्डी की अननेचुरल ग्रोथ, और अधिदंत मतलब दांत के ऊपर एक और दांत या कोई अतिरिक्त दांत उग जाना। तो ये एक तरह की डबल ग्रोथ है। जैसे किसी पेड़ की शाखाएं आपस में उलझकर गांच बना लें। सही, हड्डी पर हड्डी और दांत पर दांत। ये वाकई में डबल ट्रबल वाली स्थिति है। बिल्कुल। अस्थि के बाद हम उसके अंदर मौजूद धातु यानी मज्जा पर आते हैं, जिसे हम बोन मैरो कहते हैं। मज्जा तो हड्डियों के अंदर होती है, उसके बढ़ने का पता कैसे चलेगा? इसका असर शरीर के भारीपन पर पड़ता है। वाग्भट कहते हैं मज्जा नेत्रांग गौरवम, और सुश्रुत इसी बात को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं मज्जा सर्वांग नेत्र गौरवम च। दोनों का सार एक ही है। हाँ, कि मज्जा के बढ़ने से पूरे शरीर और खासकर आंखों में गौरव यानी भारीपन महसूस होता है। यह दिलचस्प है कि मज्जा का सीधा संबंध आंखों से बताया गया है। इसकी कल्पना ऐसे कर सकते हैं कि हड्डी अंदर से खोखली न होकर किसी गीली और भारी लकड़ी की तरह भर गई है, और ये अंदरूनी भारीपन वो आंखों पर ऐसा असर करता है मानो उन पर कोई वजन लटका दिया गया हो। बिल्कुल। और अब आते हैं अंतिम धातु शुक्र पर। इसके बढ़ने पर क्या लक्षण होते हैं? बताइए। वाग्भट इसके दो प्रमुख लक्षण बताते हैं, अति स्त्री कामताम वृद्धम शुक्रम शुक्राश्मरीमपि। अति स्त्री का मता मतलब अत्यधिक कामेच्छा। हाँ, और दूसरा बहुत ही चौंकाने वाला है, शुक्राश्मरी। शुक्राश्मरी यानी सीमन में पथरी का बन जाना। एक मिनट, ये तो विरोधाभासी लगता है। एक तरफ इच्छा का बढ़ना जो एक व्यवहार से जुड़ा लक्षण है, और दूसरी तरफ पथरी का बनना जो एक शारीरिक रोग है। आयुर्वेद का यही सौंदर्य है, वो शरीर और मन को अलग नहीं देखता। यहाँ वृद्धि का मतलब सिर्फ मात्रा का बढ़ना नहीं है, उसके गुणों का बदलना भी है। अच्छा, जब शुक्र धातु जरूरत से ज्यादा और अस्वस्थ रूप में बढ़ता है तो वो अपनी सामान्य तरलता खोकर गाढ़ा होने लगता है, जिससे पथरी बनती है। और उसी समय शरीर में उसकी अतिरिक्त मात्रा मानसिक लक्षण पैदा करती है। बिल्कुल। सुश्रुत इसमें अति प्रादुर्भावम भी जोड़ते हैं, यानी शुक्र का अत्यधिक स्राव होना। तो ये एक ऐसी नदी की तरह है जिसके बहाव को पत्थरों ने रोक दिया है। बिल्कुल। ये धातुओं की कहानी हुई। हाँ। अब शरीर के दूसरे हिस्से यानी मलों पर आते हैं। पुरुष यानी मल से शुरू करते हैं। पुरुष वृद्धि के लक्षण बहुत आम हैं। वाग्भट कहते हैं
कुक्षावाद माना माटोपम गौरवम वेदनाम शकृत। आधमान, आटोप, गौरव और वेदना। हाँ, मतलब पेट में अफारा या गैस भरना, गुड़गुड़ाहट की आवाज, भारीपन और दर्द होना। सुश्रुत भी आटोप और शूल यानी दर्द पर ही जोर देते हैं। इसकी कल्पना करना तो बहुत आसान है। पेट मानो एक गुब्बारा है जिसमें हवा भर दी गई है और अंदर एक तूफान चल रहा है। बिल्कुल सही। अब मूत्र वृत्ति पर आते हैं। वाग्भट कहते हैं मूत्रम तु बस्ति निस्तोदम कृते अपि अकृत संज्ञाताम। बस्ती निस्तोद यानी मूत्राशय में सुई चुभने जैसा तेज दर्द। हाँ, लेकिन दूसरा लक्षण बहुत खास है, कृते अपि अकृत संज्ञाताम। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है मूत्र त्याग कर लेने के बाद भी ऐसा महसूस होना कि अभी भी मूत्राशय खाली नहीं हुआ है। एक अधूरेपन का एहसास। जी, ये बहुत ही परेशान करने वाला लक्षण है। सुश्रुत इसमें मुहुर्मुहु प्रवृत्ति यानी बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होना वो भी जोड़ते हैं। अच्छा, इसकी कल्पना एक ऐसी पानी की टंकी से कर सकते हैं जिसका मीटर हमेशा फुल ही दिखाता है, चाहे आप उसमें से कितना भी पानी निकाल लें। समझ गई। अब स्वेद यानी पसीने की बात करते हैं। इसके बढ़ने के क्या लक्षण हैं? इस पर वाग्भट और सुश्रुत दोनों एक ही बात कहते हैं। स्वेदो अतिस्वेद दौर्गंध्य कंडु। 3 स्पष्ट लक्षण है। हाँ, अतिस्वेद यानी बहुत ज्यादा पसीना आना, दौर्गंध्य यानी शरीर से दुर्गंध आना, और कंडू यानी त्वचा पर खुजली होना। बिल्कुल, पसीना, दुर्गंध और खुजली। ये तिकड़ी तो गर्मी और उमस के मौसम की याद दिलाती है। सही है। और अंत में वाग्भट एक सामान्य नियम बताते हैं जो बाकी सभी छोटे मोटे मलों पर लागू होता है। वो कहते हैं एवं च लक्ष्येद दूषिका दीन पिमलान बाहुल्य गुरुतादि बेह। इसका सरल शब्दों में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि शरीर के बाकी सभी मलों की वृद्धि को 2 लक्षणों से पहचानना चाहिए। बाहुल्य यानी उनकी मात्रा का बढ़ जाना, और गुरुता। हाँ, गुरुता यानी उस स्थान पर भारीपन का अनुभव होना। जैसे अगर आंखों का मल बढ़ जाए तो आंखों से ज्यादा कीचड़ आएगा और आंखों में भारीपन लगेगा। बहुत खूब। तो ये पूरी चर्चा हमें यही सिखाती है कि शरीर में संतुलन ही सब कुछ है। कोई भी चीज, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर अपनी सीमा लांघ जाए तो वो रोग का कारण बन जाती है। कम होना जितना बुरा है उतना ही बुरा बहुत ज्यादा होना भी है। और ये सिर्फ हजारों साल पुराना ज्ञान नहीं है, ये आज के हमारे जीवन जीने के तरीके पर भी एक टिप्पणी है। सही कहा। हम हर चीज ज्यादा चाहते हैं और शरीर हमें दिखाता है कि उस ज्यादा की कीमत क्या होती है। बिल्कुल, ये सचमुच सोचने वाली बात है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना प्रेम बनाए रखें। आपका कमेंट्स में फीडबैक हमें और ज्यादा मेहनत करने के लिए ऊर्जा देता है। Thank you for loving our work. Keep practicing these visuals and we'll see you in the next lecture on Samhita Tricks YouTube channel.